ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 82। संस्कृति के अग्रदूत चेतें, उत्तरदायित्व निभाने आगे आएं। भारत में जन्मी देव संस्कृति विश्व संपदा है। सूरज पूरब से निकलता है तो भी सारे संसार को प्राण चेतना प्रदान करता है। सूर्य किरणों की तरह ही देव संस्कृति ने भी पुरातन काल में संसार भर के मनुष्य का प्रगति, व्यवस्था, शालीनता का पाठ पढ़ाया है। मध्यकालीन में छाए कुछ शताब्दियों के कुहासे के छट जाने के बाद अब फिर ऐसी स्थिति है कि वह विश्व के पुनर्निर्माण में अपना महान योगदान देने की भूमिका संपन्न कर सके। गत 100 वर्षों में भौतिक दृष्टि से विश्व प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने सुविधा साधन बढ़ाए हैं। आर्थिक और बौद्धिक दृष्टि से हुई इस प्रगति के बावजूद हम पाते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से मनुष्य और अधिक दुर्बल, उद्विग्न, अधिक संकीर्ण एवं अभावग्रस्त हो गया है। परिवार संस्था में न अब पारस्परिक स्नेह है न सहकार। आपस के टकराव व आपाधापी की नीति के कारण अपराधी दुष्ट प्रवृत्तियों को ऐसी बाढ़ आई है जिसने चिर संचित सभ्यता को समूल नष्ट कर देने की चुनौती खड़ी कर दी है। कुल मिलाकर आज का व्यक्ति पूर्वजों की तुलना में चेतना की दृष्टि से दीन, दरिद्र और संवेदना शून्य हो चला है। भले ही बाहर से वह संपन्नता, शालीनता का मुखौटा बांधे क्यों न फिरता हो। दूरदर्शियों का कथन है कि प्रगति के साथ खड़ी दुर्गति से व्यक्ति की जो दुर्गति हुई है उसके परिणाम सारे संसार के लिए अभिशाप बनकर भविष्य को अंधकारमय किए दे रहे हैं। लक्ष्य विहीन प्रगति की परिणति निश्चित ही भयावह होगी। चिंतन की विकृति की अदृश्य जगत में प्रतिक्रिया प्रकृति कोप एवं विक्षुब्ध वातावरण के रूप में देखी जा सकती है। ऐसा लगता है मानो सामूहिक महाविनाश की सुनियोजित तैयारी चल रही है। परिस्थितियों को देखते हुए यह निष्कर्ष सत्य प्रतीत होता लगता है। समाधान एक ही है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में आदर्शवादी आस्थाओं की प्रतिष्ठापना करने वाली देव संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाए। शालीनता, सहकार, स्नेह, सद्भाव से भरा जीवन ही भारत की देव संस्कृति का पर्याय है, जिसकी उपेक्षा से मनुष्य के पतन का माहौल बना है। मानवीय गरिमा को सुरक्षित रखने वाली देव संस्कृति को प्रखर बनाया जाना ही आज का युग धर्म है। भारतीय संस्कृति के अनुयायी भले ही किसी भी देश में रहते हो, उनमें से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी अपनी संतति की ही नहीं, सारे संसार की सुख शांति हेतु फिर से उन देव परंपराओं को पुनर्जीवित करने में भाव भरा योगदान दें, जिन्हें प्रचलित कर
कभी भारतवासियों ने सतयुगी परिस्थितियां विनिर्मित की थी। वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों द्वारा पिछले दिनों किए गए कार्यों से यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि भावनाओं, आकांक्षाओं एवं गतिविधियों में उत्कृष्टता का समावेश कर सकने में सर्वथा समर्थ देव संस्कृति के स्वरूप एवं उद्देश्य को सही रूप में संसार भर के सम्मुख प्रस्तुत करने में कुछ उठा न रखा जाए। इसके सहारे ही मानवता को विनाश की चुनौतियों से बचाया जा सकता है। समय की मांग है कि ध्वंस लीला आरंभ होने के पूर्व ही संस्कृति के अग्रदूत चेतें, उज्जवल भविष्य के मार्ग में आए अवरोधों को दूर हटाएं। भारत भूमि से भूतकाल की तरह इन दिनों भी विश्व मानव को भ्रांतियों से उबरने का मार्ग दिखाने वाला अभियान तूफानी गति से चल पड़ा है। उसके सत्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन युग परिवर्तन के ये प्रयास किसी छोटी सीमा में अवरुद्ध नहीं रखे जा सकते। इन्हें विश्वव्यापी बनाने का काम उनका है जो भारतीय संस्कृति की गरिमा से परिचित हैं और अन्य देशों में निवास करने के कारण उसे फैला सकने में समर्थ हैं। दीपक जहां जलता है वहीं रोशनी देता है। हीटर जहां जलता है वहीं गर्मी फैलाता है। हर प्रवासी भारतीय का सामायिक एवं चिरस्थायी कर्तव्य यही है कि वह जहां भी रहे यहाँ अन्य प्रकार की सृजन सेवाएं करते हुए युग समस्याओं के समाधान हेतु संबंध क्षेत्र को परिचित प्रभावित करने में कुछ उठा न रखें। विश्व मानव की सेवा साधना का यह पुण्य संपादन हमारे पूर्वजों की परंपराओं का पुनर्जीवन ही है, जिन्होंने धरती को स्वर्गादपि गरीयसी का मान दिलाया। वह स्वयं देव मानव कहलाए। यह सब कैसे किया जाए? इसका एक ही उत्तर है कि प्रवासी भारतीय स्वयं देव संस्कृति का उत्तराधिकारी प्रतिनिधि अनुभव करें। संपर्क क्षेत्र को इस प्रकार की महिमा व परिणति समझाते रहें। शुभारंभ वे निजी जीवन और परिवार से करें, जिनके अपने विश्वास प्रगाढ़ हैं, जो आदर्शों का स्वयं परिपालन करते हैं। उन्हीं के लिए यह संभव है कि वे दूसरों को आकर्षित, अनुप्राणित करें, अपनाने के लिए सहमत करें। इस दृष्टि से आवश्यक है कि प्रवासी भारतीय जहां भी रहते हों, संघबद्ध होकर रहें, परस्पर मिलने जुलने का क्रम बनाएं और ऐसे उपाय सोचें, अपनाएं जिनसे अपने समुदाय में देव संस्कृति की निष्ठा और परंपरा प्रगाढ़ बनी रहें। साथ ही उस स्थान पर भी प्रकाश फैलाना संभव हो सके जहां अभी समुचित जानकारी के अभाव में अंधकार जैसी स्थिति बनी हुई है। युगांतर चेतना का उद्भव प्रज्ञा अभियान के रूप में भारत भूमि से पुनः हो रहा है। ऐसा कुछ इस माध्यम से किया जा रहा है जिस पर गर्व किया जा सके। अब बारी उस सभ्यता का देश देशांतरों में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रवासी भारतीयों की है, जिन्हें हर क्षेत्र के मनुष्य समुदाय को देव संस्कृति का वह स्वरूप समझाना है जो संव्याप्त पतन पराभव तथा भावी महाविनाश से समूची मनुष्य जाति को बचा सकती है। सर्वप्रथम
कार्य तो यह है कि विभिन्न जातियां संप्रदाय के व्यक्ति जो प्रवासी भारतीयों के रूप में विदेशों में बसे हैं, एक परिवार की तरह रहने लगे। भारत बहुत बड़ा देश है, उसमें अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं और अनेकों संप्रदायों की भरमार है। इस विभिन्नता विचित्रता के बावजूद एकात्मकता यहाँ की विशेषता है। देव संस्कृति के अनुयायी प्राचीन काल से इसी प्रकार की एकता बनाए रहे हैं। दर्शन की भिन्नता के कारण उन्होंने कभी व्यवहार भेद नहीं होने दिया। अब नवयुग की बेला में वर्ग भेद न पनपने देकर एक माता के पुत्रों जैसी एकात्मकता उत्पन्न करनी चाहिए। युग निर्माण योजना की लाल मशाल इसी संघ शक्ति का प्रतीक है। सभी को अब इसके नीचे एकजुट हो जाना चाहिए। इस हेतु आवश्यकता है कि समय समय पर इन देशों के सम्मेलन समारोह होते रहें। इससे एक दूसरे को परिचित होने का अवसर मिलता है और प्रेम भाव बढ़ता है। मिलजुल कर विचार करने पर ऐसा मार्ग मिलता है जिससे सामयिक कठिनाइयों से निपटना एवं प्रगतिशीलता के मार्ग पर चल सकना संभव हो सके। इन दिनों हमें युग निर्माण सम्मेलनों की हर क्षेत्र में व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि समीपवर्ती लोग सफलतापूर्वक उनमें सम्मिलित होते रहें। पूरे देश या क्षेत्र का बड़ा समारोह तो यदा कदा कहीं कहीं ही हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बड़े साधन जुटाने पड़ते हैं, जिनकी व्यवस्था बनाना प्रायः बड़ों के सहयोग साधन संपन्न एवं प्रखर व्यक्तित्वों से ही संभव है। प्रायः 91 देशों में प्रवासी भारतीय अच्छी संख्या में रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सामूहिक गायत्री पुरस्चरण, प्रज्ञा पुराण कथा, गायत्री यज्ञ, युग निर्माण सम्मेलन, संगीत कीर्तन जैसे कार्यक्रमों के साथ सम्मेलन समारोहों का भी क्रम चल पड़े। वे कभी कभी देश भर में होते रह सकते हैं, अन्यथा क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर तो उन्हें लगातार किया ही जाना चाहिए। पारस्परिक स्नेह सौजन्य उत्पन्न करने वाली घनिष्ठता इस आधार पर और आगे बढ़ाई जा सकती है। साथ ही ऐसी योजनाएं भी उसी अवसर पर बनती रहती हैं जिनका कार्यान्वयन स्थानीय परिस्थितियों में संभव हो। दूसरा कार्यक्रम जो शुभारंभ के रूप में किया जाना चाहिए वह यह है कि प्रज्ञा प्रकाशन विभाग हर देश में स्थापित किया जाए, जिससे देव संस्कृति के आधार पर मूल सिद्धांतों और प्रचलनों की महत्ता एवं उपयोगिता से सर्वसाधारण को अवगत कराते रह सकना संभव हो सके। समारोह प्रवचन तो यदा कदा ही होते हैं, जबकि बौद्धिक प्रशिक्षण की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि नियमित रूप से उस विषय का साहित्य उपलब्ध होता रहे। इनकी छाप अधिक समय तक बनी रहती है। सतत साहित्य साथ रहने से ही संस्कार प्रबल होते हैं। सशक्त लोक शिक्षण की गाड़ी उससे कम में नहीं चल सकती। इस संदर्भ में कुछ राष्ट्रों विशेषतः यूके के परिजनों ने उत्साहवर्धक कदम उठाए हैं और दूसरों के द्वारा अपनाए जाने योग्य उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अच्छा तो यह हो कि हर देश में प्रवासी भारतीयों के द्वारा गायत्री परिवार सम्मेलन संपन्न हो। यह कार्य इंग्लैंड वालों ने सर्वप्रथम कर दिखाया।
अब अन्य देशों की बारी है। उन्हें भी इस कार्य को छूट-फूट ढंग से नहीं, योजनाबद्ध रूप से बड़े आकार में, बड़े सरंजाम के साथ संपन्न करना चाहिए। हर सम्मेलन का उद्देश्य देव संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रमों का सुनियोजित क्रियान्वयन होना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि अब तक जिन 91 देशों में युगांतरीय चेतना का आलोक पहुंचा है, उन सभी स्थानों पर ऐसे ही विशालकाय आयोजन होंगे और उनकी शाखा प्रशाखाओं के रूप में छोटे छोटे स्थानीय प्रज्ञा समारोहों का क्रम भी भली प्रकार चल पड़ेगा। यही प्रक्रिया भारत भूमि में अपनाई गई है। इससे बड़ी संख्या में जनमानस प्रभावित हुआ है एवं नितांत अछूते पड़े क्षेत्रों तक प्रज्ञा आलोक पहुंचा है। यही क्रम देश देशांतरों में क्रियान्वित किया जाना है। साहित्य प्रकाशन के संबंध में भी इंग्लैंड द्वारा उठाया गया प्रथम कदम भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य है। पिछले दिनों वहां से एक स्मारिका प्रकाशित हुई। इसमें मिशन के महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डाला गया था। भारतवर्ष में इस प्रयास को बहुत सराहा गया है और उसके आयोजनकर्ताओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई। ऐसे ही वार्षिक प्रकाशन अपने अपने देशों में अन्य प्रवासी बंधु भी कर सकते हैं। यह प्रयोग न तो खर्चीला है न समय साध्य। इसकी लागत विज्ञापनों से ही निकल जाती है। अधिक दौड़ धूप करने पर अधिक व्यक्तियों से संपर्क कर पाना, कुछ बचत कर प्रज्ञा आयोजनों का खर्च जुटा सकना भी संभव है। स्थायी प्रकाशन की बात हर देशों में सोची जानी चाहिए। देव संस्कृति के आदेशों से अनुप्राणित साहित्य को घर घर पहुंचाने और युग संदेश से जन जन को अवगत कराने के लिए प्रज्ञा साहित्य की बड़े परिमाण में आवश्यकता है। युग समस्याओं के समाधान की अनेकानेक दिशा धाराएं हैं। उनसे सर्वसाधारण को परिचित कराने के लिए आवश्यक है कि प्राणवान संस्था एवं सामायिक साहित्य प्रकाशन नियमित रूप से होता रहे। भारत में 40 पैसा सीरीज की फोल्डर पुस्तिकाएं हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में प्रकाशित प्रचारित होती हैं। आवश्यकता है कि यही प्रकाशन क्रम हर देश में, हर भाषा में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चल पड़े। भारत से छपा साहित्य भेजा जाए, इसकी तुलना में सरल तरीका यही है कि हर देश में प्रज्ञा प्रकाशन के लिए अपनी अपनी व्यवस्था हो। छोटी फोटो ऑफसेट प्रेसों के माध्यम से न्यूनतम पूंजी से भी यह प्रकाशन क्रम चलता रह सकता है। प्रकाशन को खपाने के लिए स्थायी सदस्यों की श्रृंखला बने। सदस्यों के पास नियमित रूप से होल्डर साहित्य पहुंचता और वितरित होता रहे। हर महीने एक सेट छपता रहे तो यह मासिक पत्रिका प्रकाशित करने की तुलना में कहीं अधिक सुगम और प्रभावी कार्यक्रम माना जा सकता है। इसकी पहल भी इंग्लैंड से होगी तो इसका अनुकरण 74 अन्य देशों में भी चल पड़ेगा। इसकी भाव भरी आशा की गई है और कार्यान्वयन पर पूरा विश्वास रखा गया है। वाणी के माध्यम से प्रवचन समारोहों की योजना बनानी चाहिए और लेखनी के माध्यम से साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इन दिनों वाणी और लेखनी की शक्ति ही विचार परिवर्तन की दृष्टि से समर्थ साधन माने गए हैं। युग परिवर्तन का अर्थ विचार परिवर्तन है।
इसके लिए उपरोक्त दोनों साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। समारोह प्रेस प्रकाशन के बाद तीसरा उपाय है साप्ताहिक सत्संग। इसके लिए अपना स्थान बनाया जा सकता है। किसी अन्य के स्थान का भी उस अवधि के लिए उपयोग हो सकता है। केंद्रीय कार्यालय के लिए भी आखिर स्थान तो चाहिए ही, और यदि स्थान हो तो उसमें गतिविधियां भी चलनी चाहिए। यह क्रम साप्ताहिक उपासना एवं कथा सत्संग के रूप में चलता रहे। धार्मिक शिक्षा की साप्ताहिक पाठशालाएं भी चलती रह सकती हैं, जिसमें बच्चे वृद्ध सभी समान रूप से शिक्षण प्राप्त किया करें। यदि स्थान उपयुक्त मिल जाए एवं ऑफसेट प्रेस या साइक्लोस्टाइल मशीन की व्यवस्था बन जाए तो साहित्य की प्रतियां हाथों हाथ पाठकों के पास सरलतापूर्वक पहुंचाई जाती रह सकती हैं। उठाने के लिए तो अगले दिनों अनेकों कदम हैं, पर शुभारंभ 3 कार्यक्रमों से करना चाहिए। श्री गणेश के रूप में इतने से भी काम चल जाएगा। एक समारोह की योजना, दूसरा प्रकाशनों की व्यवस्था, तीसरा साप्ताहिक पूजा तथा शिक्षा। जहां इतना बन पड़ेगा वहां अगले अति महत्वपूर्ण कदम उठाने में भी कोई संदेह न रहेगा। प्रवासी परिजन हमारी अपनी राष्ट्र भूमि के संदेशवाहक के रूप में विश्व भर में विद्यमान हैं। यदि वे संस्कृति रक्षा, प्रज्ञा प्रसार एवं उत्कृष्ट आदर्शवादिता से सारे विश्व समुदाय को अनुप्राणित करने का दायित्व अपने हाथों में ले लें, तो यह आशा की जा सकती है कि ऋषियों का आप्त वचन उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम निश्चित ही शीघ्र ही सार्थक होगा, चरितार्थ होगा। पार्ट 82 समाप्त।